सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की एक और वीडियो लेकर मैं आया हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को। मैं डिस्कस करूंगा कि जब दो कॉन्सेंट्रिक सेल को कनेक्ट कर दिया जाए किसी कंडक्टिंग वायर से, उस केस में पोटेंशियल क्या होता है और कितना चार्ज ट्रांसफर होता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सेल वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर वाले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो समझते हैं पहले, सबसे पहले अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद फिर उस पर प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहले एक सरफेस को जब अर्थिंग किया जाता है उस कंडीशन को समझते हैं। आखिर अर्थिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर करने से क्या फ़ायदा है, इन सब बात के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं पहले। तो अर्थिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, तुमने पढ़ा होगा बुक्स में, पहले भी 10th में भी पढ़ना होता है, ये बेसिक है ये, कि अर्थिंग आखिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कैसे प्रोटेक्ट करती है, या फिर जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तो हमारे हाउस को शॉर्ट सर्किट से कैसे अर्थिंग की वजह से बचाया जा सकता है, अर्थिंग की हेल्प से बचाया जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न जो है वो ये है कि अर्थिंग में पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और ये बात तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में और अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब उसमें पॉइंट आता है कि करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अर्थिंग का यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की सेफ्टी के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की सेफ्टी की बात अगर करें तो देखो, अगर किसी तरह से वो चाहे शॉर्ट सर्किट से हो या फिर किसी और तरीके से एक्सेस करंट का फ्लो होने लगता है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज से, तो वो उसको डैमेज कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए जब हम उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अर्थिंग कर देते हैं, यानी एक कंडक्टिंग वायर से उसको अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डैमेज होने से बच जाता है। सेम कंडीशन होता है और घर में जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है, जब एक्सेस करंट फ्लो करने लगता है। तो होता क्या है, आखिर पोटेंशियल अर्थ का जीरो होता है, ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो जो करंट होगा वो फ्लो कर जाएगा डायरेक्ट। करंट बोले या इलेक्ट्रॉन बोले, करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, वो सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। लेकिन इसमें तुमने पढ़ा है कि चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पोटेंशियल हायर होता है और अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो किसी तरह से अगर एक्सेस करंट फ्लो करने लगता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज मूवमेंट हो रहा है, वो डायरेक्टली अर्थ में जाता है। और सेम कंडीशन होता है शॉर्ट सर्किट के साथ, जब किसी तरह से एक्सेस करंट फ्लो करने लगता है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, तो अर्थिंग जो है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को सीधे अर्थ में लेके जाता है, यानी पोटेंशियल जीरो होने की वजह से ये सारा खेल होता है, ये सारा जो एप्लीकेशन है वो काम करता है अर्थिंग का। तो अर्थिंग के, अगर एक सेल के अर्थिंग की बात की जाए, तो अगर इस सेल को हम कंडक्टिंग वायर से, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर से अर्थ में कनेक्ट करते हैं, तो इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। ये याद रखो। मेन क्या कॉन्सेप्ट है कि जब किसी सेल को हम अर्थ से किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। और एक और कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज जीरो हो भी सकता है, चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। ऐसा लगता होगा तुम्हें कि चार्ज हमेशा जीरो होता है। हाँ, एक सेल की बात करें, मान लो कि इस पर चार्ज की बात करें, इस पर क्यू चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर चार्ज ले लो, इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा सरफेस पे, और इसको ग्राउंड किया जा रहा है एक सेल को, तो ऑब्वियसली इस केस की बात की जाए तो क्यू भी जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है। अब एक सेल की पोटेंशियल की बात हो रही है, तो एक सेल की पोटेंशियल जब चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल कहाँ से होगा, तो पोटेंशियल कब जीरो होगा, जब चार्ज जीरो होगा, यानी जितना चार्ज है वो फ्लो करके ग्राउंड में चला जाता है। तो इस केस में अगर तुमसे एमसीक्यू पूछे, अगर एग्जाम में तुमसे एमसीक्यू में पूछता है क्वेश्चन कि अगर किसी सिंगल कंडक्टिंग सेल को या फिर हॉलो स्फीयर को
जिस पे चार्ज Q है उसको कनेक्ट किया जाए ग्राउंड से कंडक्टिंग वायर से, तो पोटेंशियल कितना होगा और चार्ज कितना होगा उस सेल पे, तो कितना आंसर आएगा तुम्हारा 0। ठीक है, एक सेल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, Q 0 भी हो सकता है, Q 0 नहीं भी हो सकता है। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रिक के लिए, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सेल के ऊपर कॉन्सेप्ट। तो अगर कॉन्सेंट्रिक सेल को इसको हम अर्थिंग कर देते हैं, इसके किसी भी सरफेस को, मान लो कि आउटर सरफेस को अर्थिंग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस सरफेस पे जो चार्ज है, इस सरफेस पे जो चार्ज है Q वो 0 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं कि Q 0 होगा कि नहीं होगा। इसको फाइंड करना पड़ेगा कि Q 0 आता है कि नहीं, या फिर Q की कुछ और वैल्यू आती है। तो अगर कॉन्सेंट्रिक सेल की बात करें और क्वेश्चन में तुमसे पूछे कि अगर इसको अर्थिंग किया जा रहा है तो इस पे चार्ज 0 होगा कि नहीं होगा, तो चार्ज 0 हो भी सकता है, चार्ज 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। लेकिन एक सरफेस की बात होगी तो एक सरफेस के केस में पोटेंशियल भी 0 होगा और चार्ज भी 0 होगा। बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्योंकि अब इसके पोटेंशियल की बात होगी तो इसका पोटेंशियल क्यों होगा, एक चार्ज अगर इस पर नहीं होगा तो पोटेंशियल 0 होगा। पोटेंशियल 0 होने का बस एक कारण है कि चार्ज 0 है, लेकिन इस पे पोटेंशियल 0 कब हो सकता है, जब मान लो कि नेट चार्ज का इफेक्ट जो है, नेट चार्ज के इफेक्ट की वजह से पोटेंशियल 0 हो सकता है। दो सरफेस के पोटेंशियल को ऐड कर किसी तरह 0 हो जाए, तो जरूरी थोड़ी है कि इसका चार्ज 0 तभी इस पे पोटेंशियल 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि कॉन्सेंट्रिक सेल में कभी पूछे तुमसे कि चार्ज 0 होता है, अर्थिंग अगर करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कह नहीं सकता। हाँ 0 हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस केस में 0 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पर अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट, जो अभी मैंने बताया कि चार्ज 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस पर क्या पूछ रहा है कि इनर सेल को पहले अर्थिंग किया गया कंडक्टिंग वायर से, और हमसे पूछ रहा है कि इस पर चार्ज कितना होगा। तो इस पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि चार्ज Q है, ठीक है। अब ये अर्थिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल का तो पोटेंशियल 0 होगा, यानी इसको A अगर सेल ले लो, इसको B सेल ले लो, तो VA 0 होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, इसी इक्वेशन का यूज करते हुए, क्योंकि पोटेंशियल तो फिक्स होता है भाई कि जिस सेल को हम अर्थिंग कर रहे हैं जिस सेल का, उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो इसका यूज करते हुए क्यों निकालेंगे, तो VA निकालना तुमको आता ही है। अब इस पॉइंट पे बात करें तो इस चार्ज की वजह से ये सेम सरफेस पे है, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल KQ/R। अब इसकी वजह से ये चार्ज कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, इस चार्ज से ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड। तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही इसके इनसाइड होगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K × 4Q/2R इज इक्वल टू 0। इनर सेल में पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ से Q आ जाएगा। Q कितना आ जाएगा, देख लो, Q तो फाइंड करना है, K से K कैंसिल, Q कितना आ गया -2Q। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि चार्ज 0 होगा जरूरी नहीं है। देखो क्योंकि Q क्या आ गया -2Q, पोटेंशियल 0 होगा हमेशा। तो इसी इक्वेशन का यूज करके बस क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है, ये जो सरफेस है, इसको C है, ये C है, और ये B है, और ये A है। तो सेल C पे हमसे चार्ज पूछ रहा है और इसी को अर्थ किया हुआ है, इसका अर्थिंग किया हुआ है, तो VC कितना हो जाएगा 0। तो VC की अगर बात करें तो किसकी वजह से होगा, इस पे चार्ज ले लेते हैं, लेट चार्ज ऑन सेल CBQ, तो किसके वजह से होगा, BQ की वजह से होगा, B(3Q) की वजह से होगा, और B(Q) की वजह से होगा। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट की अगर बात की जाए इस सेल पे, तो ये जो चार्ज इसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, उसके सेल उसी के सरफेस पे, तो कितना हो जाएगा KQ/5R। सरफेस पे पॉइंट है तो कुछ सोचना ही नहीं है, KQ/5R। अब 3Q के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट है, यानी ये जो है सेल इसके रिस्पेक्ट में आउटसाइड है। तो इस सेल को पॉइंट चार्ज ले लो, और पॉइंट चार्ज लेने के रिस्पेक्ट में फिर लिख दो। तो इसको पॉइंट चार्ज ले लिया, तो पॉइंट चार्ज ले लिया, तो क्या बताया हूँ कि अगर पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट बाहर है, किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट बाहर है, तो चार्ज को पॉइंट चार्ज लेते हुए लिख दो। तो इसको पॉइंट चार्ज ले लिया, तो यहाँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 5R, तो कितनी हो जाएगी K × 3Q/5R प्लस B/2Q कितना हो जाएगा, ये भी इनसाइड पॉइंट पे है, तो सेम K2 × 5R। इसको भी पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो KQ + 4KQ इज इक्वल टू 0।
तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4Q आंसर। तो देखो 0 आया क्या, 0 आया। अब किसी को और कर दिया जाए, इसको और कर दिया जाए, उस पर तुमसे चार्ज पूछ लिया जाए तो तुम अब इजीली फाइंड कर पाओगे। बस 2 कंक्लूजन याद रखना कि अगर सिंगल सरफेस की बात हो रही है तो दोनों 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई केस नहीं बनेगा। पोटेंशियल 0 हो रहा है तो चार्ज भी 0 होगा, तो सारा चार्ज फ्लो कर जाता है ग्राउंड में। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए कॉन्सेंट्रिक सेल की, तो कॉन्सेंट्रिक सेल में पोटेंशियल तो 0 होगा जिस सरफेस को भाई कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ, जिसका अर्थिंग करेंगे, लेकिन चार्ज 0 हो नहीं हो इस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा वो, इसको सॉल्व करने पे। मतलब चार्ज 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज़ द कंक्लूजन। अब इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कनेक्टिंग वायर का। कनेक्टिंग वायर के कॉन्सेप्ट के बाद ये ओवर हो जाएगा, उस पर फिर तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी। तो ये कनेक्टिंग वायर वाला कॉन्सेप्ट है, इस पर ही प्रॉब्लम तुमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेई और नीट में। खासकर नीट में जब इस तरह के प्रॉब्लम्स की बात करूँ जो कि अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, वो अक्सर पूछे जाते हैं। जेई में इससे थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट पूछेगा, लेकिन तुम पहले इसको इन सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लो, फिर इसी को अप्लाई कर सकते हो टफ प्रॉब्लम में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि पहले हमारे पास 3Q और 8Q चार्ज है सेल ए और सेल बी पे, जिसका रेडियस R और 2R रिस्पेक्टिवली है। बाद में जब इन दोनों सेल को कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया जा कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, तो इस पे और इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा, और इसको दूसरे तरीके से पूछता है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा एक सेल से दूसरे सेल में जब उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। तो देखो मैं मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि इस सेल से इस सेल में चार्ज फ्लो कर रहा है। तुम ऐसा भी मान सकते हो कि इस सेल से इस सेल में चार्ज फ्लो कर रहा है, वो नेगेटिव आ जाएगा तो तुम्हारा आंसर फिर सेम ही आएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि Q चार्ज इससे फ्लो करता है, तो इसमें Q चार्ज चला जाएगा। अब क्या है, जब दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बस यही मतलब होता है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करो, क्वेश्चन बन जाएगा। यानी मिला जुला के अगर पोटेंशियल तुम्हारा क्लियर है सेल का, तो ये कॉन्सेप्ट दोनों अर्थिंग वाला भी और ये भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करोगे। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको पॉइंट का नाम दे दो ए और इसका बी, तो VA इज इक्वल टू VB कर दो और उससे तुम्हारा आ जाएगा। तो VA की बात करते हैं, तो VA की बात करें अगर इस पॉइंट की, तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K इंटू 3Q माइनस Q अपॉन R। और इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के लिए ये पोटेंशियल कहाँ है, इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है, इनसाइड पॉइंट के लिए हो जाता है जो इस सरफेस पे होगा, इस सरफेस का कितना होगा K इंटू चार्ज अपॉन 2R इज इक्वल टू VB की बात अगर करें तो VB के लिए, इस चार्ज के लिए B कहाँ है सरफेस पे, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 8Q अपॉन 2R। और ये पॉइंट इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, आउटसाइड है, तो इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा K इंटू 3Q माइनस Q अपॉन 2R। इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि ये इनसाइड पॉइंट मतलब इससे ये आउटसाइड है ना, तो इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए लिख देते हैं। 3 जो कॉन्सेप्ट बताया उसको क्लियर रखो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा ये, तो कितना हो जाएगा 3Q माइनस Q अपॉन R इज इक्वल टू 3Q माइनस Q अपॉन 2R। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 3Q माइनस Q, तो कितना होगा, इसको इधर ले आओ 3Q इज इक्वल टू Q। तो कितना चार्ज इस पे बचा 0, इस पे कितना चार्ज आता है 3Q माइनस Q 0 और 8Q प्लस Q, कितना आ गया 11Q। यानी यहाँ से एक और कंक्लूजन मैं बताऊँगा तुम्हें, गौर करना, बहुत ही अच्छी मतलब सही कंक्लूजन है। अब तक जो मैंने बताया है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम बताऊँगा। देखो ये तो तुम्हारे लिए अब इजी मतलब पता चल जाओ कैसे बनाना है, क्या जो जिस पॉइंट को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जा रहा है उसका पोटेंशियल सेम होगा उन दोनों पॉइंट्स का, इसका यूज़ करना। अब यहाँ से तुमको एक कंक्लूजन बताता हूँ। देखो इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडक्टिंग सेल हो गया। किसकी तरह वर्क करेगा, ये इसको जब इससे कनेक्ट किया जा रहा है और दोनों कंडक्टिंग है और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जा रहा है, तो अंदर चार्ज स्टे करेगा क्या। जब कंडक्टिंग फिगर की बात करते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, कंडक्टिंग बॉडी की बात करते हैं, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज इनसाइड पॉइंट पे होता है, वो सारा चार्ज आउटसाइड पॉइंट पे आ जाता है, मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज टुवर्ड्स आउटसाइड पॉइंट। तो यहाँ से सारा चार्ज ट्रांसफर आउटसाइड पॉइंट पे हो जाएगा इस सरफेस पे,
इस सरफेस पे जो सारा चार्ज है वो इस सरफेस पे चला जाएगा, तो इस पे चार्ज कितना था 3Q, तो सारा जो चार्ज है वो इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि इस पर 2Q है और इस पर 10Q है और दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, इस पर फाइनल चार्ज कितना होगा 12Q और इस पर 0, क्योंकि ये भाई उसकी तरह ट्रीट हो रहा है ना, ये कंडक्टिंग बॉडी की तरह ट्रीट हो रहा है ना। कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है, सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाता है, तो इसी कॉन्सेप्ट यहीं से कंक्लूजन आता है, इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। अब इसके ऊपर एक और टफ क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, तो अभी जो मैंने बताया उसी पे एक एडवांस प्रॉब्लम करते हैं। मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सेम है, बस फिगर कॉम्प्लेक्स है, कॉन्सेप्ट वही यूज होना है पोटेंशियल का। पोटेंशियल अगर क्लियर होगा तो तुम बहुत ईजिली फोड़ोगे इसको, इस प्रॉब्लम से। तो देखो इसमें पहले मैं समझा देता हूँ क्या है। ए, बी और सी 3 सरफेस है और पहले इनिशियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q, 5Q और 10Q है रिस्पेक्टिवली, और R, 2R और 3R रेडियस है तीनों सेल का। उसके बाद जब इन दोनों सेल को यानी बी और सी को कनेक्ट किया जा रहा है तो पोटेंशियल चार्ज कितना ट्रांसफ़र होगा, या तो ये पूछा जा रहा है, नहीं तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो सिंपल सा है, VB = VC होगा। जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहा है तो यही होगा ना, अभी बताया। तो VB लिखो, फिर VB, अब मान लो कि इससे चार्ज Q ट्रांसफ़र हो रहा है, इस पर Q चार्ज, इससे Q चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है इस पर, तो इस पर कितना बचेगा Q और इस पर +Q। इस पर कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि ये तो कनेक्ट किया हुआ नहीं है, तो इस पर क्या अंतर आएगा, कहाँ से वो चार्ज मूव थोड़ी कर पाएगा, चार्ज नहीं मूव करेगा। चार्ज का मूवमेंट इस सेल से इस सेल में होगा, तो वो करा दिया मैंने, तो VB लिखते हैं। तो इसकी वजह से VB कितना हो जाएगा, K × 5Q - Q/2R, क्योंकि ऑन दी सरफेस है। अब इस चार्ज के लिए ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, तो जो ये इस सरफेस में पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर होगा, तो K × 10Q + Q/3R। अब ये पॉइंट इसके लिए इस चार्ज के लिए पॉइंट कहाँ है, इस चार्ज के लिए पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या करते हैं, इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं और उसके बाद पोटेंशियल लिखते हैं। तो इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करके लिख दो पोटेंशियल, KQ × कितना हो जाएगा 2R = VC की बात करते हैं। तो ये तो इसके सरफेस पे ही है, तो इसकी वजह से पहले लिख लेते हैं 10Q + Q/3R, ठीक है, प्लस। अब इस चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट का है आउटसाइड, तो इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर देंगे और लिख देंगे 5K × 5Q - Q/3R। अब सेम ये चार्ज, ये जो पॉइंट है इस चार्ज के रिस्पेक्ट में आउटसाइड है, तो इस चार्ज को पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए पोटेंशियल लिख देंगे, तो KQ/3R। तो देखो इससे ये कैंसिल, बाकी तो कैंसिल है, K से K, मैं K कॉमन लेके K कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या 5Q - Q/2R + KQ/Q/2R, यही बचा। इधर क्या बचा 5Q - Q/3R + Q/3R, बस कैलकुलेशन करो, 6Q - Q/2R = 6Q - Q/3R, यही बचा। R से R कैंसिल, कितना हो गया 18Q - 3Q = 12Q - 2Q, तो कितना हो गया 6Q = Q। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, इस बार कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, 6Q चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। तो इस पर कितना बच गया, इस पर बच गया -Q, इधर कितना बच गया, इधर बच गया, देखो इस पर कितना हो गया, एट सरफेस A सरफेस पे कितना है Q ही रहेगा, B सरफेस पे कितना हो जाएगा -Q, और C पे कितना हो जाएगा 16Q। तो देखो यहाँ से भी तुम्हारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है सामने, मतलब इस सेल को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं ना बाहर वाले सेल से इस पूरे सेल को, तो जो इसके अंदर जितना भी चार्ज है, भले हम कनेक्शन इन दोनों के बीच नहीं किए या इसके बीच नहीं किए, लेकिन इसके इस सेल के अंदर जितना चार्ज है या फिर सेल के ऊपर है वो सारा चार्ज ट्रांसफ़र हो जा रहा है। यानी नेट चार्ज इन दोनों का मिला दें तो कितना हो गया 0, यानी इन दोनों सेल का नेट चार्ज 0, इन दोनों सेल का मिला दे तो, और बाकी बाहर वाले चार्ज पे 16Q है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में तुम निकाल के देख लो, और सिंपल क्वेश्चन अगर पूछे जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात किया मैं, 2Q और 7Q है मान लो, तो अगर कनेक्ट किया जाए तो कितना बचेगा, इस पर 0 बच जाएगा और पूरा चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस पर 0 बच जाएगा और इस पर 9Q हो जाएगा, सारा इनर सेल वाला चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटर सेल पे। तो जो सेल का कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया। हाँ, और भी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं कॉन्सेंट्रिक सेल्स का, इसके अलावा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं बात करूंगा कंडक्टर टॉपिक में, जब कंडक्टर टॉपिक कवर करूंगा इलेक्ट्रोस्टैट के,
आगे के लेक्चर्स में। तब तक के लिए तुम इस तरह के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, एडवांस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो। नीट वाले एस्पिरेंट्स ये कर सकते हैं कि कुछ इजी प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करें, उसके बाद फिर टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। और टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का फ़ायदा यही होता है कि क्वेश्चन तुम एग्ज़ाम में बहुत जल्दी अप्रोच कर पाते हो, बहुत जल्दी बना पाते हो। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल के थ्रू तुम्हें मिलती रहे। तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। आगे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कवर करूँगा, तो अगर पढ़ के आ पाओ तो पढ़ लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक बार पढ़ के आओगे तो बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि नया टर्म है तुम्हारे लिए। नया तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तुम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।